The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. करनी चाहिए डिटेल्स के लिए। अच्छा, डिटेल्स के लिए वैसे तो हमारे जैसे कुछ जो हमारे पास इमेज हम कोई ले लेते हैं रेफरेंस के लिए। अगर मैं इंटीरियर की बात करूँ या एक्सटीरियर की भी बात करूँ, किसी को रेफरेंस जैसे एक्सटीरियर की बात करूँ तो रेफरेंस से कोई इमेज ले ली, उससे कुछ एलिमेंट उठा के जो हमारे मैच करते हैं एलिवेशन के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। फिर 3D का तो काम कहीं और से होता है, तो 3D का हम वहाँ से करा लेते हैं। बेसिकली मेरा 2D का ही काम है। वर्किंग ड्राइंग में क्या करते हो? इसका जैसे आर्किटेक्चर की बात होगी तो वर्किंग ड्राइंग में जैसे प्रेजेंटेशन प्लान, वर्किंग, डोर विंडो शेड्यूल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, रूफ इलेक्ट्रिकल, वॉल इलेक्ट्रिकल। इंटीरियर में सीलिंग डिजाइंस और डोर विंडो की डिटेल, जैसे अगर कोई डोर की एलिवेशन हो, बेड बैग की डिटेल, एलसीडी वॉल। तो लाइक डिटेलिंग की अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारी कैटेगरी, बहुत सारी टाइप्स की है। हाँ जी सर। कंप्लीट एक वर्ड होता है, फिर यूज करते हैं साथ पे अगर हम यूज करना हुआ लेवल्स के साथ, और उस डिटेल्स में अगर हमारे पास कुछ माइनर सी चीज़ अगर ऐड हो गई उनकी, और उस डिटेल्स के अंदर अगर आपको किसी चीज़ की आपकी मोल्डिंग्स वगैरह की डिटेल देनी है तो उसकी डिटेल्स सेपरेट। कुछ इस लेवल पे अभी डिटेल्स वगैरह पे काम कर रहे हो? नहीं सर, इस लेवल पे नहीं है काम मेरा। जो आपने फ्रंट में दिखाया था ना, जिसमें एलिवेशन और वो सब बनी हुई थी लेवल्स के अकॉर्डिंग, जिसमें फ्रंट एलिवेशन का था, बस उस टाइप का काम है जो वर्क आपने स्टार्टिंग में दिखाया। ठीक। और अगर थोड़ा सा क्लाइंट ने कहा कि मुझे टिपिकल डिटेल्स चाहिए और बाउंड्री वॉल्स की क्रॉस सेक्शन के साथ मटेरियल्स कुछ चीज़? नहीं सर, नहीं, इतनी डिटेलिंग में नहीं है सर। ठीक है। और दूसरा कभी कभी क्या होता है कि एक वे, क्योंकि हर एक जो भी आर्किटेक्ट्स होते हैं उनका एक अलग तरीका होता है काम करने का, उनके प्रेजेंटेशन का, उनकी जो वर्किंग ड्राइंग होती है, कोई बहुत ज़्यादा टिपिकल ड्राइंग्स पे काम करता है क्लाइंट के लिए, कुछ बहुत बेसिक करता है, तो अलग अलग तरीका होता है काम करने का। बट उस पर वर्क करना डिटेल्स में ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइंट की रिक्वायरमेंट, वो एक बिल्कुल डिफरेंट टास्क होता है। हाँ जी सर। है ना? तो उसमें एक तो होता है मेरे पास एक सिंपल फ्लो प्लान, जिसमें आपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट की बेसिस पे चीज़ इन्फॉर्मेशन कर दिया, कहाँ पर बेडरूम है, ऑलमोस्ट आपने दी। एक होता है डिटेल वर्क, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में A to Z कंप्लीट डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पर आपकी बाउंड्री वॉल्स है, एलिवेशंस कहाँ पर है, आपके फर्नीचर लेआउट आपने कैसे मेंशन करा है, वर्किंग ड्राइंग में हर एक चीज़ की प्रॉपर डायमेंशंस मेंशन करना, कटआउट हमारा कहाँ पर आ रहा है, वाइट प्रोजेक्शंस आपने कितना यूज़ करा है, स्टेयर्स की टोटल स्टेयर्स की डिफरेंट डिटेल्स के साथ साथ फ्रंट में मेरे पास कितना प्रोजेक्शंस है, उनके लेवल्स मेंशन करना, एंड मल्टी स्टोरीज बनाते चले, और उसी डिटेल्स को कुछ इस वे में रिप्रेजेंट कर दिया, वो कंबाइन कर कुछ इस तरह का। सर हमारे यहाँ पे इतना डिटेलिंग में नहीं देते हैं, जैसे प्लान है जिसमें सारी एक चीज़ हमारे यहाँ सेपरेट होता है कि जिसमें हम अपना वर्क देते हैं। जैसे सीलिंग का होगा तो प्रॉपर एक ही होगा। ओके। फ्लो प्लान्स पे अगर वो लोग काम करते हैं तो कुछ नॉर्मली ऐसा, हाँ, इस टाइप से इसमें फर्नीचर वगैरह सेट होते हैं, फर्नीचर कहाँ ड्रेसिंग आएगा, कहाँ क्या, वो सब चीज़ें देते हैं। और अगर अगर आपने फ्रंट एलिवेशंस डिज़ाइन करा है, एग्जांपल ले रहा हूँ, आपने सेक्शन दिया है, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे बताइए, भाई सिंपल सी बात, तो वर्किंग वाला बंदा होगा, देखिए आर्किटेक्चर का मतलब हो गया डिटेल। अगर आपको कोई ड्राइंग्स अगर आपने क्रिएट करी है, मैंने आपने पैरापेट वॉल पे अगर आपने ग्लास रेलिंग दी है, तो मैं कहूँगा मुझे ग्लास रेलिंग की डिटेल दीजिए। क्या देंगे आप? क्या बताएंगे? क्या आप कौन सी रेलिंग है, क्या ग्लास है?
इम्पोर्टेंट, पता तो उसको आपको किस वे में मेंशन करना पड़ेगा, उस गिलास की डिटेल को आपको उस तरह देना पड़ेगा सेक्शन के साथ, जी सर। है ना। तो ओवरऑल पूरा एक प्रोसेस होता है पूरा वर्किंग का, ठीक है। दूसरा, अगर हम कोई लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, और तो प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले हमारे पास क्या क्या वो पॉइंट्स होते हैं वो हमें याद रखने चाहिए। क्या क्या उन पॉइंट्स को लेके चलते हो जो टेक्निकल पॉइंट्स होते सर हमारे पास सेटबैक एरिया हो गया, कितना हम सेटबैक सोच सकते हैं और कितना हम एफआईआर कवर कर सकते हैं, हैं। कितने फ्लोर तक हम जा सकते हैं क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और बिल्डिंग बाय लॉस को कितना फॉलो कर रहे हो उसमें? हाँ जी, बिल्डिंग बाय सेटबैक के अकॉर्डिंग हम कितना ले सकते हैं। अगर हम एलिवेशन में कोई पार्ट हम दे रहे हैं आर्किटेक्चर फीचर, तो उसको हम कितना आगे तक कर सकते हैं, कितना हम बालकनी का एरिया ले सकते हैं। अभी आपकी सिटी का एफआईआर कितना चल रहा है? सर प्लॉट के साइज के अकॉर्डिंग कहीं 2 भी मिलती है, कहीं पे 1.5 होती है। मोस्टली जो मतलब मेरे पास होता है उसमें मोस्टली 2 के अकॉर्डिंग ही होता है। ओके, पर वो रहता है कि अथॉरिटी के लिए जो ड्राइंग्स आती है वो अलग जाती है, जो साइट पे एक्चुअल में बनती हैं वो अलग होती है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो मतलब मेरी वॉइस आ रही है? आप अनम्यूट करिए प्लीज। तो मतलब मेरी आवाज आ रही है? अनम्यूट करिए प्लीज। अनम्यूट करिए, तो म्यूट है। अच्छा आरती, मैंने आपको मैसेज कर दिया, आपको मैंने देखिए से मैसेज कर दिया 100 मिनट का। सर मेरा अनम्यूट ही है। हाँ मैंने आपको मैसेज कर दिया। 100 मिनट प्लीज अनम्यूट करिए, मैं आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूँ। आपका म्यूट है, अनम्यूट करिए प्लीज। हेलो, हाँ वेरी गुड। क्या हुआ? सॉरी तो सर, क्या लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया मैं। कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अभी थोड़ा सा बताइए क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हैं स्टडी वगैरह में, क्या है? सर मैंने ना सिविल इंजीनियरिंग की हुई है मैंने, और अभी तो मैं अपना काम कर रहा हूँ आर्किटेक्ट का साथ साथ। तो डिटेल वर्क में सर सीखना चाहता था मैं। ओके, जी सर। ई फर्म लेके चल रहे हो? जी जी सर। वेरी गुड, ठीक है। तो अभी क्या क्या डिटेल्स में दे रहे हो क्लाइंट्स को? सर ड्राइंग तो सारी दे रहा हूँ, लेकिन जो डिटेलिंग है ना, वो नहीं दे पा रहा मैं। मतलब जैसे आपकी ड्राइंग्स हैं, इसमें पूरी डिटेल से मेंशन है कि कितने बाई कितने का साइज है, ये सारी चीज़ें नहीं मैं कर पा रहा। बाकी तो मैं ड्राइंग दे ही रहा हूँ, जैसे वर्किंग ड्राइंग होगी, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग और डोर एंड विंडो, ये चीज़ें सारी दे रहा हूँ मैं। ठीक है, प्योर विंडो शेड्यूल, सेक्शंस, एलिवेशन। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सेक्शंस एंड स्पेशल्स। हाँ जी। स्ट्रक्चर वाली ड्राइंग भी सर वो नहीं दे पा रहा मैं, वो सीखनी थी आपसे। स्ट्रक्चर वाला मैं आपको गाइड कर दूंगा, बट स्ट्रक्चर मैं एक्चुअली लेके नहीं चलता हूँ। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि नहीं, मतलब थंब रोल तो चलेंगे ना सर? क्यों नहीं है, तो वो मैं भी वर्क कराता हूँ, तो मेरा भी बंदा स्ट्रक्चर इंजीनियर है, मैं भी ऑलमोस्ट इसी पे काम कराता हूँ। क्योंकि होता क्या है कि उस कोड की बेसिस पे और स्ट्रक्चर की एनालिसिस करके प्रॉपर वे में होगा। ठीक है। तो बात करते हैं यहाँ पर कुछ बेसिक्स की। ओवरऑल सभी लोगों को कुछ फंडामेंटल्स एंड कॉन्सेप्ट सभी लोगों के क्लियर है। आप डिटेलिंग करना, डिटेल्स की बात करें यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ों की हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे आर्किटेक्चर के बारे में। कोई भी ड्राइंग्स हम लोग बनाते हैं, कुछ भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं क्लाइंट्स के लिए, वो सबसे पहला हमारा आता है थंब रूल, जिसे हम लोग कहते हैं बिल्डिंग बाय लॉज। बिल्डिंग बाय लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में। अगर आप एक प्रोफेशनल, हर एक चीज़ सिस्टमेटिक वे में डिज़ाइन, जो एक आर्किटेक्चर स्टूडेंट पढ़ता है वो एक
बीटेक वाला और एक डिप्लोमा वाला उसको नहीं स्टडी करना। दोनों में ये डिफरेंस है, क्योंकि जो उसने 5 साल सीखा है आप 2 साल 3 साल नहीं सीख सकते, पॉसिबल नहीं। सिविल इंजीनियर 4 साल सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ता है, डिप्लोमा जो सिविल इंजीनियर होता है वो भी आपका सिर्फ नॉर्मली बेसिक सेक्शन एलिवेशन पे काम करता है। तो जो लेवल है, जो प्रोसेस है, वो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। बिल्डिंग बायलॉज की बेसिस पे वर्क करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है। हर एक सिटी का अपना थंब रूल होता है FAR, और उस FAR के बेसिस पे वर्क करना कि आपको कहाँ पर कौन सी चीज़ डिज़ाइन करनी है। रूम के साइजेस एक प्रॉपर वे में लेके चलना, कहाँ पर क्या रूम साइज आपका होना चाहिए। डोर विंडो के साइजेस, आज के टाइम में अगर किसी से आपको ये क्वेश्चन करोगे कि आपका बेडरूम का साइज क्या होना चाहिए, तो आपको वो तुरंत रिप्लाई करेगा कि 10 बाई 10, 10 बाई 12। 10 बाई 10, 10 बाई 12 क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? मुझे जरा एक बात बताओ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ इस चीज में कि 10 बाई 10 और 12 बाई 12 क्यों होना चाहिए? क्यों आरती? आखिर हाँ जी सर, 10 बाई 10 10 बाई 12 उसमें ऐसा है कि अगर हमारे 6 फीट का भी हमारे पास बेड होता है, 6 बाई 6 का, बिल्कुल ठीक है। तो ये मैं क्यों होना चाहिए, कहाँ लिखा है, किसने कहा है ये? सर उसके बाद हमें मूवमेंट के लिए भी जो जगह चाहिए होती है उसके अकॉर्डिंग 10 तो हमारे पास हम मिनिमम कंसीडर करके चलते हैं कि सर इसमें सर ये बाइलाज में लिखा हुआ है। बस वही तो मैं पूछना चाह रहा था, जी जी, वही चीज मैं डिस्कस करना चाह रहा था। ये एक बिल्कुल सही है कि 10 बाई 10 का प्रॉपर, 6 बाई 6 का बेड, इतनी बाई इतनी की टेबल, इतना फ्रंट में हमारे पास टीवी यूनिट है, तो उसमें इतना पैसेज हमारे पास इतना चलने के लिए, मूव करने के लिए होना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्या है कि है कहाँ से, आया कहाँ, मेन पॉइंट ये आता है। कुछ कहते हैं कि स्टैंडर्ड, मैंने वहां से सुना है, उन्होंने मुझको बोला है स्टैंडर्ड डोर का साइज 7 फीट होना चाहिए, 3.5, 2.5, उसका आप ये रख सकते हो। क्यों रख सकते हो, किसकी बेसिस पे? मैं काम करता हूँ फैक्ट पे, बेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये बेस कहाँ से आया? ये बेस हमारा आया है कहाँ से? बिल्डिंग बायलॉज। उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है, उनके जो थंब रूल है उन्होंने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिए अपने गाइडलाइंस में। सेटबैक और बिल्डिंग लाइन होना मस्ट है, FAR को फॉलो करेंगे, बिल्टअप एरिया, साइज ऑफ रूम आप फॉलो करेंगे उसके बेसिस पे। एट बिल्डिंग बायलॉज स्टिपुलेट मिनिमम रूम साइज टू इंश्योर एडिक्वेट स्पेस फॉर हेल्थ एंड प्रॉपर वेंटिलेशन। क्लियर बोला ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूम हैव स्पेसिफिक साइज रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड कंफर्टेबल लिविंग एंड कंडीशंस। हाइट ऑफ बिल्डिंग आपकी डिपेंड करती है, कहाँ पर आप डिजाइन कर रहे हो उसके बेसिस पे। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, 10 फीट, 10.5 फीट, 11 फीट, ऐसा कुछ नहीं है। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द स्ट्रीट विड्थ टू मेंटेन अर्बन स्पेसेस, डिपेंड करेगा कंडीशंस। ये बिल्डिंग बायलॉज के ऊपर है। लाइट एंड वेंटिलेशंस, आपकी जो भी आप डिजाइन कर रहे हो, जो भी आप एरिया दे रहे हो, वो आपका स्पेसिफिक लाइटिंग और वेंटिलेशंस के बेसिस पे होना चाहिए। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी प्रोविजंस, स्ट्रक्चरल ड्राइंग आपकी प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और क्या क्या चीज़ें आप कवर करोगे ये उन्होंने गाइडलाइंस में मेंशन कर दिया। वरना ड्राइंग पास करने में अगर आपका भी इसके बेसिस पे अगर आप काम कराओगे गवर्नमेंट पे या कुछ भी है, तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती। स्टैंडर्ड साइजेस की 2 कैटेगरीज हैं। पहली तो ये है कि एक तो फॉलो कर दिया गया है आपका वास्तु में, और वास्तु में बोल दिया है कि आप इसको फॉलो कर सकते हो, बट वास्तु की बात अलग है, वो हम बिल्डिंग बायलॉज से कंपेयर नहीं कर सकते। हमेशा आपको एज ए प्रोफेशनल वे में वर्क करना है तो आप वास्तु को अलग करोगे, उनके साइजेस को और बिल्डिंग बायलॉज को बिल्कुल डिफरेंट कर दो। यहाँ पर उन्होंने स्टैंडर्ड रूम साइजेस मेंशन कर दिए कि आप इतने इतने साइजेस अपने रूम्स के फॉलो कर सकते हर एक बेडरूम से। The bedroom should be so located that they are well ventilated and at the same time provide privacy space. And generally they should be located on the side of the building so that at least one wall exposed for good ventilation and lighting standard. Lighting के लिए आपका प्रॉपर होना चाहिए। लोकेशंस भी मेंशन कर दो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि किचन के पास डाइनिंग अटैच होना चाहिए, यहाँ पर ये चीज़ होनी चाहिए, हर एक चीज़ आपस में कंबाइंड है, रिलेशन है। तो वो चीज़ आपको कहाँ मिलेगी? वो गाइड आपको कर रहा है क्या? बिल्डिंग बायलॉज, वहाँ से आपको मिलेगा। गेस्ट रूम आपका कहाँ पर होना चाहिए, ऑफिस रूम आप कहाँ पर दे सकते हो, डाइनिंग रूम आप कहाँ पर दोगे, किचन स्टोर रूम कहाँ पर, हर एक चीज़ प्रॉपर साइज हमें यहाँ से उठाना है। दूसरा, हर एक साइज आपको यहाँ पर प्रॉपर वे में मिल जाएगा, हर एक डिटेल्स मिल जाएगी। जिसके पास ना हो मुझे बता देना, मैं नोट शेयर कर दूंगा प्रैक्टिस।
हर एक चीज़ का आपको इसमें स्टैंडर्ड मिल जाएगा। प्लिंथ लेवल हमें कितना देना चाहिए, कितना आपका होना चाहिए, एंड हाइट ऑफ सीलिंग आप कितनी रख सकते हो उसमें। स्टेयर की डायमेंशंस तक यहाँ पर मेंशन करी गई है कि द राइज इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स 130 mm to 190 mm राइज इन ऑफिस बिल्डिंग एंड 125 mm to 150 mm इज गोइंग। आप कहाँ पर किस किस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन। थिकनेस ऑफ आरसीसी लिंटल बीम आपको मेंशन करना है, आप उसको इतना लेके चल सकते। हाइट ऑफ पैरापेट वॉल आपकी इतनी होनी चाहिए। हर एक चीज़ यहाँ पर गिवन, उसी की बेसिस पे काम कर रहा है बिल्डिंग मैनेजर। तो बहुत सारी कंडीशंस हैं और उसमें आपको बहुत सारे कुछ साइट प्लान की प्लान क्या होता है, लैंडस्केपिंग प्लान क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें नोट्स में मिलेंगी। सभी लोगों को इसके बारे में क्लियर होगा, कोई इसमें वो नहीं कि प्लान साइट प्लान को क्या क्या कहते हैं। क्लियर है कि प्लान, साइट प्लान और लैंडस्केप प्लान एंड मास्टर प्लान। यस सर। लैंडस्केप प्लान और मास्टर प्लान में क्या डिफरेंस होता है? मास्टर प्लान जो होता है वो हमारे पास पहले से डिसाइडेड होते हैं। जैसे हमारे पास रोड्स कहाँ पे आएंगे, उसके अकॉर्डिंग, हर सिटी के अकॉर्डिंग रेजिडेंशियल एरिया अलग, कमर्शियल एरिया अलग, इन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग डिवाइडेड होता है। हम लोग एक सिंपल वर्ड में एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं कि मास्टर प्लान क्या है? कि किसी ने मुझे कमर्शियल प्रोजेक्ट दे दिया, उसको डिजाइन करना। कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं, उसमें मतलब एरिया हमारे पास पहले से ही होता है कि हमारा लैंड यूज क्या है, हम किस उसमें काम कर रहे हैं, हमारे पास लैंड के यूज के ऊपर। ओके, आप बताइए। बताइए क्या होता है शर्मिला? वॉइस क्लियर है। मास्टर प्लान, मास्टर प्लान की बात करें, आपने एक्सप्लेन करा है। मास्टर प्लान design is a comprehensive vision that outlines the long-term goal, strategies and guidelines for the development of a larger area, such as campus, district या a city. Larger area, such as campus, district and a city, and it usually includes information such as the land use, density, transportations, infrastructures, open spaces, and characters. A master plan is designed often prepared by a multidisciplinary team of planners, architect, engineers and stakeholders. इसकी कंप्लीट टीम होगी। एग्जांपल, एक सिटी है, उसको डिजाइन करना है, एक कंप्लीट मास्टर प्लान है मेरे को। क्या क्या चीजें होंगी उसमें? आपका उसमें लैंडस्केपिंग भी हो सकती है, ट्रांसपोर्टेशंस भी, हॉस्पिटल्स भी, कैंपस भी, यूनिवर्सिटीज भी, मेट्रो भी। क्या हुआ? एक पूरा लार्ज एरिया, लॉन्ग टर्म गोल, नॉट ए, यू कैन कॉल इट इन ए लार्ज एरिया, इट्स ए लॉन्ग टर्म गोल। पहले से हम उस गोल को डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस पे काम करना है। दिस इज कॉल्ड द मास्टर प्लान, कंप्लीट टीम के साथ। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मास्टर प्लान एक वो प्लान होता है जो हमारे पास, मैं पहले से माइंड में रख के डिसाइड कर लेता हूँ कि कहाँ पर क्या क्या चीज़ें क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के बेसिस पे डिजाइन करनी है, विच इज कॉल्ड मास्टर प्लान। नहीं, वो मास्टर प्लान नहीं। या अगर कोई मेरे पास कोई लार्जर एरिया है कि मुझे यूनिवर्सिटी डिजाइन करनी है, कोई शॉपिंग मॉल वगैरह डिजाइन करना, हॉस्पिटल डिजाइन करना है, वो मेरा मास्टर प्लान है। नहीं, मास्टर प्लान नहीं है। मास्टर प्लान का मतलब यहाँ पर क्या होता है? गाइडलाइंस फॉर द डेवलपमेंट ऑफ लार्जर एरिया सच एज कैंपस, डिस्ट्रिक्ट या सिटी। और एक कंप्लीट टीम के साथ इसमें काम कराया जाता है, जिसमें आपके बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर्स एंड स्टेकहोल्डर्स। लैंडस्केपिंग डिजाइन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जिस तरह आर्किटेक्चर की फील्ड होती है, सेम दैट इज आपकी लैंडस्केपिंग की भी पूरी फील्ड होती है। लैंडस्केपिंग डिजाइन भी करते हैं, उसके आर्किटेक्ट बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, वो सिर्फ लैंडस्केपिंग पे ही परफेक्ट होते हैं। और लैंडस्केपिंग डिजाइन में आपका क्या क्या होता है? गार्डन वगैरह या एक लार्जर एरिया, आप कह सकते हो पूरी लैंड को डिजाइन करनी है बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज। इसमें बंदे को, उस डिजाइनर को डिटेल नॉलेज होनी चाहिए किसके बारे में? नंबर ऑफ ट्रीज के बारे में, ग्रास के बारे में, प्लांट्स के बारे में। अदरवाइज आप अपनी ट्रीज के जब आप शेड्यूल्स बनाओगे तो उसमें आप मेंशन नहीं कर सकते। तो डिटेल नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है लैंडस्केपिंग डिजाइन की। बिल्डिंग बाय लॉज हमें क्या चीज़ें बताता है? एक परफेक्ट प्लानिंग के लिए थंब रूल, स्टैंडर्ड साइजेस और एरिया कहाँ पर
किस तरह हमें उसको यूज करना है, ये कंप्लीट चीजें हमें वो बता। तो या अगर आपने डिजाइन में एमएस बॉक्स सेक्शन दिया है तो ये कंप्लीट डिटेल्स के बेसिस पे। दूसरा पॉइंट यहाँ पर आता है कि प्लानिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स की बेसिस पे शुरू होती है और वास्तु पे खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन करूँ, वास्तु का यहाँ पर क्या रोल है? सर वास्तु हमारे पास शुरू से हमारे पास टेम्पल किसे जगह पर आना चाहिए, हर चीज में तो अलग अलग है स्पेसिफिक। एग्जाम्पल लीजिए, मैं एक क्लाइंट हूँ, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि मैम मुझे ये बताइए कि मेरा एक साउथ ईस्ट का प्लाट पड़ा हुआ है, तो मुझे बताइए ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु हमारे लिए वो क्या परफेक्ट रहेगा, मैं उस पर क्या डिजाइन करवाऊँ, मैं उसमें शॉप करूँ, ऑफिस करूँ, क्या करूँ? क्या गाइड करेंगे फिर आप? किसी ने मुझसे पूछा कि मेरा जो प्लॉट है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है ऑफ द फेस ऑफ रोड, तो मुझे बताइए मैं क्या करूं, मैं कोई बिजनेस करूं, मैं वहां पर रहूं, मैं क्या करूं, क्या ये मेरे लिए परफेक्ट है? क्या गाइड करेंगे? सर वहाँ पे एंट्रेंस होनी चाहिए। एंट्रेंस होना चाहिए। तो आप किसके बेसिस पे कह रहे हो? प्लॉट के बेसिस पे कह रहे हो, डायरेक्शन के बेसिस पे कह रहे हो? नॉर्थ ईस्ट सर डायरेक्शन के बेसिस पे। डायरेक्शन बेसिस पे कौन सी डायरेक्शन? लैंड की डायरेक्शन के बेसिस पे? हाँ जी सर। तो फिर हम मेंशन करते हैं, किचन वगैरह मेंशन करते हैं, डाइनिंग मेंशन करते हैं, तो हम किसके बेसिस पे करेंगे? लैंड के बेसिस पे करेंगे या वास्तु के बेसिस पे? लैंड के बेसिस पे। बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी चीजें होती है। अब D1, अब आप कहोगे सर ये तो ब्लॉक बन गया, ब्लॉक का भी सेम काम था। नहीं, आप डबल क्लिक करिए, बोलिए क्या चेंज करना है। D1 है ना, मैं D3 कर रहा हूँ। A4 शीट है ना, मैं A3 कर रहा हूँ। ड्राइंग नंबर 05 मैं 01 कर रहा हूँ। ये लीजिए, अभी भी ऑब्जेक्ट मेरा एक है। अगर आप इसको अब तक ड्राइंग में यूज करते नहीं आ रहे थे, दैट मीन्स कि आप बहुत डिटेल मेथड यूज कर रहे हो। एक लेंथी वर्क करना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? जितनी शॉर्ट ट्रिक्स है उनको लेके चलना ड्राइंग में, टाइम सेव करना। ऑटोकैड के अंदर बहुत सारे कमांड है जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, लेकिन फिर भी हम यूज नहीं करते। पता है फिर भी हम यूज नहीं करते, मे भी नहीं भी पता होंगे। और बहुत सारे बच्चे जो 6-7 साल से काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वो मुझसे कहते हैं सर आई डोंट थिंक सो कि बेसिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और जब मैं स्टार्ट बेसिक करता हूँ तो कहते हैं कि सर मुझे इसके बारे में पता नहीं। बेसिक सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद फिर मैं समझ जाऊंगा कि बेसिक सभी लोगों को आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और मैंने इसका एंगल यूज करा अप्रॉक्स 58 डिग्री। ठीक है, मुझे बताइए मुझे इसका एंगल चेंज करना है, कैसे करूंगा? फिफ्टी 58 डिग्री है, मुझे करना है इसको 90 डिग्री या 65 डिग्री, कैसे करूंगा मैं? ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं करना है, बट कंडीशन है मेरे सामने। बताओ और नहीं पता सर। तो मिनट आप सर इसमें एंगल कमांड लेके इसको सर सेंटर से करना पड़ेगा। एंगल कमांड लेके मुझे थोड़ा सा गाइड करो, मैं भी ट्राई कर लेता हूँ। बताओ सर जैसे
पहले एंगल में एज करके ना इसमें एंगल कैसे मेंशन करते हैं? तो इसका डिमेंशन में है ना, जैसे एंगुलर लेना। हाँ ठीक है, ये एंगल आ गया, मैंने इसका एंगल निकाल दिया। हाँ जी, ठीक है, ये तो सर ठीक है। इसका सेंटर लेके सर निकाल सकते हैं हम। इसका सेंटर लेके निकाल सकते हैं, वेरी गुड। किसका सेंटर? ये इसका एंगल का। हाँ जी, चलो ठीक है, मुझे बताते रहना, मुझे पता नहीं है, मैं क्योंकि मैं भी कुछ नया सीखूंगा बच्चों से, मुझे अच्छा लगता है। अरे ऐसे वाली बात नहीं है यार, तुम हंस रहे हो। सर ये मतलब किसी चीज का सेंटर निकालना हो सर, मैं उसके लिए बताया, लेकिन आपने जैसे बताया ना सर, वो नहीं मेरे को मालूम सर। हाँ देखो, हम डायमेंशंस यूज कर रहे थे। डायमेंशंस ऑब्जेक्ट्स में मेंशन कर सकते हैं, बट हम उसको एडिट नहीं कर सकते। जी जी जी, कैट ने मुझे बहुत ही स्मार्ट फीचर्स दिया है, जो कहलाता है डायमेंशनल कंस्ट्रेंट्स। इस फीचर्स को कभी किसी ने यूज नहीं करा होगा। कितना है? जी सर, 57.76, मैंने कहा 65। ऑब्जेक्ट चेंज हुआ? जी नहीं जी हुआ। जी फिर दिखा रहा हूँ, चेंज हुआ। जी सर। आरती पता था? यस या नो? यस सर। मालूम था? यस सर। सर यूज मालूम तो था, लेकिन यूज नहीं किया सर कभी। अगर मालूम थे तो क्यों नहीं बोले आप लोग कि ये फीचर्स कहाँ मिलता है? वो डेली यूज में नहीं है ना, तो इसलिए इसको जाके सिंपल सी बात है, बेकार है फिर। जैसे मैंने क्वेश्चन करा था कि मैं इस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहता हूँ विदाउट एडिट, आपको तुरंत बोलना चाहिए था कि सर वी कैन यूज द पैरामेट्रिक ऑप्शन फ्रॉम द मेनू बार, नाउ ऑल्सो वी कैन यूज द डायमेंशनल कंस्ट्रेंट फ्रॉम एंगुलर ऑप्शंस। क्यों नहीं बोले? ये तो मुझे सुनना था आप लोगों से। बेसिक्स सभी के लिए इंपॉर्टेंट। एक्चुअली मेरा मेन फोकस क्या है कि टाइम को सेव करना प्रोजेक्ट में, डिटेल्स के लिए नहीं। चलो ठीक है, छोड़ दो। एक छोटा सा क्वेश्चन और है, ये लाइन एक्सटेंड नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? इसको सर फिल करना पड़ेगा। अच्छा, फ्लिट करना पड़ेगा। F एंटर, R एंटर, फ्लिट करना पड़ेगा इसको इस तरह ना, राइट? जी नहीं, एक्सटेंड तो सर एक्सटेंड कमांड से होगा ना सर? ये एक्सटेंड नहीं हो रहा ना, तो मैं थोड़ा सा वही पूछ रहा हूँ। अच्छा, ये तो सर लॉक हो गया हुआ ना। आरती क्या क्या लगता है? अब बच्चों देखो, मेरा नाम मत डुबो ना कि मैं बहुत ही बेसिक बच्चों वाले क्वेश्चंस कर रहा हूँ, प्लीज ये मत करना कि नहीं पता है। आरती पुरोहित लेफ्ट हो गई, बताओ। नहीं मालूम इसका। ये एक्सटेंड तो हम कर सकते हैं ना, ये तो एक्सटेंड मुझे पता है, EX डबल एंटर एक्सटेंड हो। कंडीशन चेंज कर दी हमने, करो एक्सटेंड। आपने कहा सर बहुत अच्छा है, स्मार्ट आपने यूज करा, F एंटर, R एंटर, वेरी गुड जी। लेकिन भाई मैं एग्री तो तभी होता हूँ। आप ज्वाइन करके दिखाओ, क्या आप काम करेगा F एंटर, R एंटर? नो सर। भाई कंडीशंस के ऊपर है। आरती कहाँ चली गई? आरती को मैं एक बार थोड़ा सा, हाँ जी, ठीक है, मैसेज कर दिया। चलो, हाँ, क्या हाल निकाला आरती? कोई सजेशन, क्या हाल निकाला? कैसे ज्वाइन कर सकते हैं इसको हम लोग? किसी को पता, कोई आइडिया? नो सर। ठीक है, देखो अभी पता होगा। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मुझे पता नहीं है, लाइट चली गई थी तो मैं डिस्कनेक्ट हो गई। अच्छा, अगर नहीं कोई बात नहीं, मैंने ये छोटा सा क्वेश्चन करा कि मुझे इस लाइन को एक्सटेंड करना है, बट ये हो नहीं रही है, बताओ मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूं, कैसे करूं मैं एक्सटेंड? सर एक्सटेंड कमांड लेके और बाउंड्री एज करके
EX डबल एंटर बाउंड्री एच यूज करके। यस ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जहाँ तक हमने एक्सटेंड करनी है और लाइन को क्लिक करना है ऑब्जेक्ट को जिसको हमने एक्सटेंड करना चाह रहे हैं दूसरे की। अब अगर कंडीशंस हमारे पास ये आ गई तब अभी हम जो जो हमारे पास वर्टिकल है उसको एक्सटेंड करना है हॉरिजॉन्टल के ऊपर। ऑफ कंडीशन अगर ये आ गई भाई, मैं तो देखिए आपको पता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ कंडीशन पे चलता हूँ। अब हाँ अब आगे लास्ट पॉइंट है ना, मैं बिल्कुल लास्ट स्टेज पे लाके छोड़ता हूँ मैं। जब तक आप कहोगे कि नहीं सर वो आंसर नहीं मिले तो बिल्कुल लास्ट स्टेज पे लाके तब छोड़ूंगा मैं। नहीं, अब हार कह सकता, अब नहीं कह सकता। अभी देखो याद आएगा, 100% याद आएगा। अगर याद आ गया तो समझ लेना क्या होता है ये लेंथन कमांड। ओके क्या होता है ये भी सर लेंथ को एक्सटेंड करने के लिए होती है सर कमांड ये। लो अब आप ये कह रहे हो, मैंने आपसे बोला था लाइन को इंक्रीज करो, डिक्रीज करो, इंक्रीज करो, डिक्रीज, इंक्रीज। क्या मैं ट्रिम यूज कर रहा हूँ? नो सर। क्या मैं एक्सटेंड यूज कर रहा हूँ? ये डबल एंटर। आपने कहा कि इसका साइज इसके लेवल में, इसका साइज इसके लेवल में, दिस साइज क्यों नहीं याद है? क्या पनिशमेंट दूं मैं? एक्चुअली सर हमने कभी ये वाली कमांड यूज ही नहीं की सर। पढ़ाया तो होगा। बहुत हाँ पढ़ा तो है, लेकिन सर ज्यादातर सर आपको पता ही है 2-4 कमांड ही ज्यादा यूज करते हैं हम लोग। वो बात सही है, जी जी। लेकिन क्या कहूँ मैं, खैर यही चीज तो सर आपसे सीखने के लिए आए हैं यहाँ पे। अरे मैं यही नहीं कह रहा हूँ। वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। ये इसलिए था क्योंकि ड्राइंग में कई बार ऐसा होता है, डिटेल ड्राइंग पे काम करते हैं तो चीजों को एक्सटेंड करना, टी डबल एंटर, एक्सटेंड करना, EX डबल एंटर, जी जी, तो मल्टीपल टाइम्स कमांड पे यूज करना वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मतलब ये होता है कि हमारे प्रोजेक्ट में टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए। पॉइंट इज टाइम को शॉर्ट करना है। जी सर। टाइम को शॉर्ट करने के लिए मैंने ये चीज डिस्कस करी। चलो काफी हो गया। जी जी। तो आज बहुत सारी खबर हो गई होगी वास्तु के बारे में और बिल्डिंग बाय लॉस के बारे में कि कैसे कैसे काम होता है। मैं एक छोटा सा टास्क देना चाहूँगा, एक छोटा सा टास्क है और मैं एक उम्मीद भी रखूंगा कि कोई कॉपी पेस्ट नहीं करेगा। एक बड़ा सा स्क्वायर फीट का डिजाइन चाहिए। जी सर। इसमें आप G+3 हमें खुद से डिजाइन करके देंगे। बिल्कुल जी सर। और भरोसा नहीं कोई तोड़ेगा मेरा। एज पर वास्तु सर, एज पर वास्तु एंड ऑन द बेसिस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज विद डिटेल। जितनी आपने सीखी है अब तक सबसे बेस्ट लगा देना। जी सर। बट मेरा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। भरोसा क्या? कोई कॉपी नहीं करेगा, जी। कोई रेफरेंस या कोई भी चीज वीडियो से नहीं देगी। ठीक है सर। क्योंकि मुझे देखना है आपका लेवल, ताकि मैं उसके बेसिस पे कुछ पॉइंट्स को पकड़ के आपको उस लेवल से मैं आगे बढ़ाऊं। इसलिए ये टास्क सर इसमें कोई रिक्वायरमेंट हो कि हमें क्या क्या चीजें देनी है, हमें अपने लेवल से लेके चलिए ऑन द बेसिस ऑफ वास्तु एंड बिल्डिंग बाय लॉज एंड एवरीथिंग, एवरी पार्ट शुड बी ऑन द स्टैंडर्ड साइज लाइक 4 rooms। यस बट सर मुझे क्या अपने अकॉर्डिंग लीजिए आप। मुझे बस इस चीज से मतलब है और कुछ नहीं। मुझे ये देखना, करेक्ट? जी सर। बिल्कुल। और टाइम निकालो, टाइम नहीं है तो, बट कॉपी पेस्ट मत करो। कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है कि आपका लर्निंग प्रोसेस स्टॉप हो गया, आप कुछ सीखेंगे नहीं, आप सीखने नहीं आए। कॉपी पेस्ट का मतलब क्या हुआ? आपकी ग्रोथ रुक गई। जी। है ना? तो ये है।
तो बाकी मैं इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा मॉर्निंग तक, और इसके जो नोट्स हैं वो मैं आपको शेयर। कैट के ब्लॉग्स सभी के पास होंगे, मुझे शेयर करने की जरूरत तो नहीं है। सर कर है तो है, सर, लेकिन अभी आप तो नहीं। आप कर देना, आप वो भी देख लेंगे सर, अगर नहीं चाहिए जरूरत हो तो। नहीं दे देना सर, आप चाहिए सर। आरती ने कहा नहीं चाहिए मुझे, ठीक है मैं तुम्हें शेयर कर दूंगा। सर अभी ये है कि एक प्लान आपने हमें अपनी साइड से देना है, तो आप उसके बाद ही जो भी रहेगा आप उसके साथ ही सेंड कर देना। फर्स्ट तो हमने ये देना है ना। नहीं, कैट ब्लॉग्स की बात कर, कैट ब्लॉग्स आप लोगों के पास होंगे, अगर नहीं है तो मैं शेयर कर दूं या रहने दूं? सर कर दीजिए सर। कैट ब्लॉग शेयर कर दूं? ठीक है जी। बाकी इसमें से देख लेना, बहुत सारे पढ़े हैं मेरे पास, और नोट्स वगैरह और वीडियो सारी चीजें मैं कल तक फॉरवर्ड कर सर दूंगा। ये वास्तु वाली सर जो डिटेल्स हैं वो भी शेयर कर दोगे ना आप? सारी चीजें मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, और मॉर्निंग तक आपको एक ड्राइव का लिंक शेयर करूंगा, उसके से आप डाउनलोड करके, वो 2 दिन में एक्सपायर हो जाएगी, तो कोशिश करना आप उसको 1 दिन के अंदर डाउनलोड कर लेना सारा मटेरियल, ठीक है? ओके सर। चलो, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और बढ़िया आप लोगों का एक्सपीरियंस भी है, वर्किंग भी है, कोशिश करेंगे डिटेल में काम करने की, सीखने की, ठीक है? ठीक है सर। धन्यवाद। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।